Hello friends, welcome back to the Study Point channel. Today we will know about World War One. 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रहा। आइए जानते हैं इसके बारे में, ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। World War One, also known as the Great War and the First World War, and sometime it is also known as the War to End All Wars, was a deadly global conflict that originated in Europe. वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत यूरोप से हुई थी एंड इसको लोगों ने मान लिया था कि ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉर है, इसलिए इसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। एंड लोगों ने मान लिया था कि ये एक ऐसी वॉर है जो फर्दर वॉर्स को स्टॉप कर देगी, बट इट डजंट हैपेंड विद इन 2 decades अनदर वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड। War began in 1914 and lasted until 1918, making it the largest and longest war in the human history. वॉर की शुरुआत होती है 1914 में और ये 1918 तक कंटिन्यू रहती है, जो कि इसे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वॉर इन दी हिस्ट्री की लिस्ट में टॉप पे पुट करता है। It was so deadly conflict that it led to around 9 million combatant deaths and 13 million civilian deaths as per the statistics available, but this number can be more. अब तक जो आंकड़े लोगों के पास है उसके अनुसार 9 मिलियन कॉम्बेटेंट डेथ्स डायरेक्टली ऑब्जर्व की गई थी इस वॉर एरा में एंड 13 मिलियन सिविलियन डेथ्स है, बट दिस नंबर कैन बी मोर। ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन की रूट कोजिस क्या है, ये कैसे शुरुआत हुई। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द ग्रोइंग rivalry among the यूरोपियन नेशंस became apparent to all। 19th सेंचुरी के खत्म होते होते जो यूरोपियन नेशंस के बीच में जो राइवलरी थी, जो दुश्मनी थी, वो सबको दिखने लगी थी। जर्मनी यूनिफाइड इन 1871 was on the path of becoming industrial power, and this rising prosperity of Germany was not conducive for the France and Britain. They felt threatened by its rising power. जर्मनी यूनिफाई हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। उसके बाद जो जर्मनी ने प्रोग्रेस की इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल पावर ग्रैब की, एंड दिस राइजिंग प्रोस्पेरिटी, जो जर्मनी की जो बढ़ती कला थी उसको फ्रांस और ब्रिटेन को वो रास नहीं है, एंड दे फेल्ट थ्रेटन्ड बाय इट्स राइजिंग पावर, और उनको इससे खतरा महसूस हुआ। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर। Causes. During the same time, Ottoman Empire was splitting, which gave birth to new countries in the Balkan region. One of them, Serbia, was gaining land and power at the expense of the Austro-Hungarian Empire. To counter any future threat, Austro-Hungarian Empire formed an alliance with Germany and Italy. इसमें क्या हुआ कि जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन साम्राज्य था, वो भी नई नई कंट्रीज में ब्रेक हो रहा था इन द बाल्कन रीजन। उन्हीं में से एक सर्बिया भी था जो लैंड एंड पावर को ग्रैब कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरियन के बलबूते पर। उसी के चलते ऑस्ट्रिया हंगरियन को एक थ्रेट महसूस हुआ, उनको एक डर लगा कि कहीं ना कहीं कोई उनको अटैक न कर दे। उसके तहत उसने जर्मनी और इटली के साथ अलायंस फॉर्म किया, जो कि उसको किसी भी अटैक के अंदर, किसी भी थ्रेट के अंदर उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो सर्बिया है वो ओटोमन एम्पायर से अलग हो चुका है और ऑस्ट्रिया हंगरियन उसके काफी पास लगते हैं। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरियन सर्बिया को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर रहा था। इन रिस्पॉन्स ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया formed the triple entente for the same purpose of defending each other in the warlike situations। जो ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर ने जो अलायंस फॉर्म किया था जर्मनी और इटली के साथ, उसी के तहत ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया ने भी ट्रिपल एंटिटी साइन किया फॉर द सेम पर्पस ऑफ डिफेंडिंग ईच अदर इन दी वॉरलाइक सिचुएशंस और अंडर थ्रेट्स। ड्यूरिंग द 1900s both Britain and Germany added bigger and better battleships to their naval arsenals. The rest of Europe also followed suit. By 1914 most of the European countries had their armies ready for war। जो 1900s के आते आते ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने एक बहुत बड़ा फ्लीट डेवलप कर लिया था नेवल आर्सेनल्स में, और एक बहुत बड़ी नेवी डेवलप कर ली थी, बैटलशिप्स ऐड कर लिए थे। एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप आल्सो फॉलोड द सेम। बाय द 1914 के आते आते ऑल द यूरोपियन कंट्रीज had their armies ready for warlike situations। Immediate cause of war is when Archduke Franz Ferdinand was assassinated in Sarajevo, Bosnia on June 28, 1914. Franz Ferdinand was the heir to the throne of Austria-Hungary, and the man who shot him was a Serb nationalist, Gavrilo Principe. Gavrilo was protesting against Austria-Hungarian rule in Bosnia.
In the wake of assassination of Duke of Austria-Hungary declared war on Serbia. जो इमीडिएट को जो बोल रहा था वो कि आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड था, और फिर जो कि उत्तराधिकारी था ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर का, उसको मार दिया गया सर्ब नेशनलिस्ट गैवरिलो प्रिंसिप के द्वारा, और इसी के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन सर्बिया। बिगिनिंग ऑफ वॉर, वॉर की शुरुआत कैसे हुई? द अटैक ऑन सर्बिया बाय ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर लेड रशिया टू मोबिलाइज इट्स आर्मी टू डिफेंड सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। इससे क्या हुआ कि जो रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पर डायरेक्ट अटैक कर दिया टू प्रोटेक्ट सर्बिया। जर्मनी इन टर्न डिक्लेयर्ड वार ऑन रशिया एंड ऑन फ्रांस टू इन्वेड फ्रांस। अ लार्ज जर्मन आर्मी मार्च थ्रू बेल्जियम वायलेटिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर अटैक शुरू कर दिया। तो फ्रांस पर अटैक करने के लिए जर्मनी ने अपनी जर्मन सेना को बेल्जियम के थ्रू पास किया, जो कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता। दिस ड्रू ब्रिटेन, इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन भी वॉर में इन्वॉल्व हो गया, सिंस बिकॉज ब्रिटेन हैज मेड एन एग्रीमेंट विद बेल्जियम इन 1830 दैट इफ इट was ever attacked then Britain will come to defend it. How this war grew into a world war, ये एक जो क्षेत्रीय युद्ध था वो कैसे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। The war drew in many European powers at the time along with the overseas colonies. ये वॉर तो यूरोपियन पावर्स के बीच में थी, यूरोपियन नेशंस के बीच में स्टार्ट हुई थी, पर ये कैसे ओवरसीज पहुंच गई, कैसे वर्ल्ड वाइड वॉर स्टार्ट हुआ। दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ये एक दो गुटों में बटा हुआ युद्ध था। जो वन वाज एलाइड पावर्स एंड अनदर वाज सेंट्रल पावर्स। द सेंट्रल पावर्स वर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी था और टर्की था। वाइल द एलाइज, एलाइज में कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था और एम्पायर ऑफ रशिया था, इटली थी, जापान थी, एंड फ्रॉम 1917 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। द वार वाज फॉट अलोंग टू मेन लाइन्स और टू फ्रंट से। जो वॉर थी, जो लड़ाई थी, वो टू ही मेन लाइन्स और दो ही फ्रंटों पर मेनली लड़ी गई थी। देयर वाज द वेस्टर्न फ्रंट विच रैन फ्रॉम बेल्जियम थ्रू फ्रांस टू द स्विट्जरलैंड, और ये रहा वेस्टर्न फ्रंट जो जर्मनी के, ऑस्ट्रिया हंगरी के वेस्टर्न फ्रंट रहता, वो स्विट्जरलैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू वॉर लड़ी गई थी। दैट वाज द वेस्टर्न फ्रंट। और ऑन द ईस्टर्न फ्रंट विच रैन फ्रॉम द बाल्टिक सी टू द ब्लैक सी, और इस फ्रंट पर रशियन एम्पायर के साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने फाइट की थी। देयर वाज आल्सो स्पोरेडिक फाइटिंग्स इन द मिडल ईस्ट एंड द अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इटली एंड ऑस्ट्रिया। कुछ छोटी मोटी युद्ध भी हुए जो मिडल ईस्ट में हुए, और द इटली और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर भी ये लड़ाई फॉट की गई। What makes World War One different? World War One को ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिफरेंट बनाते थे? The factor that made World War One different was the fact that it was fought from the parallel line of trenches separated from only a short stretch of ground known as the no man's land. जो एक फैक्टर था जो वर्ल्ड वॉर वन को टोटली डिफरेंट बनाता था, ये पहली बार था वॉर हिस्ट्री में कि दैट ट्रेंचेस वर डिग आउट, खाइयां खोदी गई जिनके अंदर सोल्जर्स खड़े होते थे दोनों साइड्स में, दोनों अपोजिट साइड्स में, और वो फाइट करते थे विद एम्यूनिशन से। दैट वर ओनली सेपरेटेड विद नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड उस जगह को कहते हैं जो दोनों देशों की बॉर्डर्स के बीच में एक ऐसी जगह होती है जिस पर कोई भी देश अधिकार नहीं जमा सकता। ट्रेंच वारफेयर वाज नेसेसरी एज द पावर, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द वेपन्स यूज्ड ऑन बोथ साइड्स मेड ओपन बैटल इम्पॉसिबल। ट्रेंच वारफेयर जो थी, जो खाई युद्ध था, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो वेपन्स थे, जो उनकी पावर थी, स्पीड थी, उनकी एक्यूरेसी थी, वो पहले के टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस हो सकी थी। उसके कारण जो ओपन बैटल थी, खुले में जो युद्ध लड़ना होता था, वो इम्पॉसिबल सा हो गया था। इसलिए जो सैनिकों को अपने आप को ट्रेंचेज में छिपाना पड़ता था टू फाइट वॉर। दिस लेड टू एन स्टेटमेंट सिचुएशन दैट लास्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ 1914 अंटिल द समर ऑफ 1918। इससे क्या हुआ कि स्टेलमेट सिचुएशन डेवलप हो गई, कोई भी कंट्रीज आगे डेवलप नहीं कर पा रही थी, कोई भी एडवांसमेंट, कोई भी आर्मी नहीं कर पा रही थी, और ये कंटिन्यू रहा 1914 से 1918 तक। ये आयरनी है इस वॉर की, क्योंकि no country can capture the more area. Even the use of new weapons such as tanks, nerve gas and aeroplanes did little change to the situation. जो टैंक्स थे, एरोप्लेन्स थे और जो नर्व गैस थी, उनसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा सिचुएशन में।
How America entered in war. In the end of 1970, Russia had started peace talks with Germany, and German soldiers who had been fighting on the Eastern Front were able to join the fighting in the West due to the unrest caused by the Russian Revolution. For a while, they outnumbered the Allied forces. क्या हुआ कि जो 1917 में रशिया में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई अमिड दी वर्ल्ड वॉर वन। इससे क्या हुआ कि रशिया के पास आर्मी शॉर्टेज होने लगी, वो अपने इंटरनल डेवलपमेंट्स करने लगे टू सप्रेस द रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ कि जो रशिया की जो आर्मी थी वो पीस टॉक स्टार्ट कर दी उसने जर्मन आर्मी के साथ, जर्मन सोल्जर्स के साथ है ऑन द ईस्टर्न फ्रंट है। और इससे क्या हुआ कि जर्मनी को एक एडवांस पॉइंट मिला कि वो वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर सकता है अपने सोल्जर्स की, क्योंकि उसे ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया के साथ नहीं लड़ना पड़ता। इससे क्या हुआ कि जो एलाइड फोर्सेज को की जो नंबर थे वो बिल्कुल कम हो गए। बट बाय 8 सितंबर 1918 over 1,20,000 well-trained and well-equipped forces of the United States joined the Allied in France से। इस क्या हुआ कि 8 सितंबर 1918 तक 1,20,000 जो वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड फोर्सेज थी यूनाइटेड स्टेट्स की, वो फ्रांस को ज्वाइन कर लेती हैं और एलाइड फोर्सेज को ज्वाइन कर लेती है, जिस चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ द एलाइड। इससे क्या हुआ कि जो अनबैलेंस हो चुका था पावर का, वो एलाइज के फेवर में आ चुका था। By the end of the October, all German occupied France and Belgium had been reclaimed with Turkey and Austria-Hungary having been defeated. इस दौरान क्या हुआ था कि जो रशियन रेवोल्यूशन के कारण जो रशिया की जो डेवलपमेंट कम हुई थी, उससे क्या होता है कि जो जर्मनी ने और ऑस्ट्रिया हंगरी टर्की ने जो एरियाज रिक्लेम कर लिए थे फ्रांस और बेल्जियम के, उनको दोबारा उन्हें हारना पड़ा। एंड ऑफ द वॉर इन जर्मनी पीपल वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल। आप सभी जानते हैं कि जो वॉर होती है वो डिवास्टेटिंग होती है, ट्रेजिडिक होती है, उससे लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता और अल्टीमेटली जर्मनी के जो लोग थे उनको फूड और फ्यूल की शॉर्टेज होने लगी। जी, जर्मन नेवी म्यूटिनाइड, जर्मन नेवी को बिल्कुल वैनिश कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया एंड इट वाज नियर टू एंड देयर वाज अ वाइड स्प्रेड अनरेस्ट ऑन नवंबर 9 द जर्मन रूलर कैसर विलियम टू वाज एब्डिकेटेड। नवंबर 9 को क्या हुआ कि जो जर्मनी के रूलर थे कैसर विलियम टू, उनको किडनैप कर लिया गया। इन 1918 एन आर्मिस्टिस वाज साइंड बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइज। और इससे क्या हुआ कि जो 1918 में नवंबर में आर्मिस्टिस साइन किया गया, जो एक ट्रीटी साइन की गई विद जर्मनी एंड अलाइज ब्रिंगिंग द फाइटिंग टू एन एंड। इसमें ट्रीटी में क्या था कि जो लड़ाई थी उसको, वॉर को एंड कर दिया जाए। इन जनवरी 1919 द अलाइज मेट एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। जो अलाइज थी 1919 में जनवरी में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में मीटअप हुई which formally ended the war. It drew up the Treaty of Versailles which imposed a harsh peace upon Germany and laid the responsibility of starting the conflict squarely on Germany's soldier. इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी साइन की गई, जिससे क्या होता है कि जो जर्मनी के ऊपर हार से पनिशमेंट इम्पोज की जाती है उसको ही वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और जर्मनी के कंधों पर ही हर चीज थोप दी जाती है। Thank you for watching the video. If you like the series, then please subscribe the channel.